ये क्लास 12th भूगोल का चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानव बस्ती। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से बन रहे हैं, आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि मानव बस्ती का क्या अर्थ है। क्या पहला प्रश्न आपका बनता है कि मानव बस्ती का क्या अर्थ है, तो उत्तर आप लिखेंगे किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य निवास करते हैं मानव बस्ती कहलाता है। यानी वह बस्ती जो होगी किसी भी प्रकार और आकार की हो सकती है जिसमें मनुष्य निवास करते हैं, ऐसी बस्ती क्या मानव बस्ती कहलाती है। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पर भी आप लोग सुन लीजिए। ग्रामीण वस्तुओं के भौतिक लक्षण के कौन कौन से कारक हैं, तो भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता ग्रामीण बस्ती के क्या भौतिक लक्षण के कारक हैं। ये प्रश्न आपका कभी कभार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका आता है, यानी आपको बताना है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर आपको बताना है। तो आप कैसे प्रश्न को लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। उत्तर आप इस समय लिख देंगे ग्रामीण बस्तियां और इस साइड में लिख देंगे क्या नगरीय बस्तियां। इस साइड में पहला पॉइंट लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या संलग्न होते हैं, यानी ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं जैसे गाय पालना, खेती करना इत्यादि तमाम ऐसे कार्य हैं। दूसरा पॉइंट आप नगरीय बस्तियों में लिखेंगे नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं में क्या संलग्न होते हैं, यानी जो नगरीय बस्ती के लोग होते हैं वो क्या कौन से काम करते हैं, द्वितीयक कार्य, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रियाकलाप वो लोग करते हैं। अगला इसी में आप पॉइंट लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति निम्न होती है, यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत ही कमजोर होती है किसकी, ग्रामीण बस्तियों के। उसी में दूसरा पॉइंट नगरीय बस्तियों में लिखेंगे नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत क्या ऊंची होती है, गांव से अपेक्षाकृत इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, ऊंची होती है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि ग्रामीण बस्ती के लोगों का सामाजिक जुड़ाव होता है, यानी गाँव के लोग समाज से अधिक जुड़े हुए होते हैं। हालांकि इन बस्तियों के लोग जो होते हैं कम गतिशील होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम परिवर्तित होते रहते हैं। वहीं नगरीय बस्तियों के लोग अधिक गतिशील होते हैं परंतु इनका सामाजिक जुड़ाव बहुत ही कम होता है। ये देखिए एक ऐसा प्रश्न था जिसे आप अपने मन से भी क्या इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको जरूर समझ आई होगी। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों की क्या विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के क्या प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए, तो उत्तर आप क्या लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का निर्धारण निर्मित क्षेत्र के विस्तार और विभिन्न आवासों के मध्य दूरी द्वारा होता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन सी हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका गुच्छित बस्तियाँ। गुच्छित ग्रामीण बस्तियों में घर सघन रूप से पास पास बने होते हैं एवं गलियां भी क्या सक्रिय होती हैं। गुच्छित बस्तियां मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मैदान एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। ये बस्तियां खेतों एवं चारागाहों से क्या अलग होती हैं। तो इन देखिए गुच्छित बस्तियों में क्या होता है, घर बहुत ही पास पास होते हैं या क्या खेतों या चारागाहों से अलग होते हैं। आशा करता हूँ आपको पहला चीज़ जरूर समझ में आया होगा। दूसरा है प्रकार आपका अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्तियों में आप क्या लिखेंगे, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियों का निर्माण किसी बड़ी गुच्छित बस्ती के विखंडन या किसी बस्ती के अलग होने से होता है। इसमें ग्रामीण समाज के एक या अधिक वर्ग अपनी इच्छा या बलपूर्वक मुख्य गांव से थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। अगला इसी में है मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर पराया जमींदार एवं अन्य प्रमुख समुदाय अधिकार कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले वर्ग के लोग निम्न कार्यों में कार्यरत लोग गांव से बाहरी हिस्सों में निवास करते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में अधिक पाई जाती हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जो देखिए जातियां मजबूत होती हैं, ऊंचे तबके की होती हैं, वो गांव के केंद्र में होती हैं, और जो कमज़ोर होती हैं, जो नीच जातियां होती हैं, उन्हें हम नीच नहीं कह सकते, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जिसे उनको नीचा कह दिया गया है। तो वो क्या होते हैं, गाँव से बाहर रहते हैं, और जो ऊँचे तबके के लोग हैं वो बीच में रहते हैं। आशा करता हूँ अर्धगुच्छित बस्तियाँ आपको जरूर समझ आई होगी। अर्धगुच्छित बस्तियाँ, और आप लोग सुन लीजिए, ये जो होती हैं गुच्छित बस्तियाँ जब टूटती हैं तो उन्हीं से क्या अर्धगुच्छित बस्तियाँ बन रही हैं। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है पल्ली बस्तियाँ। तो पल्ली बस्तियाँ छोटे छोटे गांव का एक समूह है जहां एक गांव के आसपास अनेक गांव बसे होते हैं। इस देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, डाढ़ी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पल्ली बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में अधिक पाई जाती हैं। तो पल्ली बस्तियों में देखिए जो गांव होता है बहुत ही छोटा होता है और अनेक गांव पास पास में आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ पल्लीकृत बस्तियां आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपका चौथा है परक्षिप्त बस्तियां, आपका लास्ट है इसमें। तो परक्षिप्त बस्तियां, ये देखिए ये बस्तियां सुदूर जंगलों में एका की झोपड़ी या पहाड़ी के ढालों पर विकसित होती हैं। बस्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरणीय कारकों में भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जल की उपलब्धता आदि हैं। ये बस्तियां मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। तो परक्षिप्त बस्तियां होती हैं जो होती हैं वो एकांकी, कहीं पर आप अगर आपको परक्षिप्त बस्तियां देखना है तो उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, केरल में चले जाइए, जम्मू कश्मीर भी आप जा सकते हैं।
आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी जा सकते हैं, तो ऐसी बस्तियां आपको वहां पर मिल जाएंगी, यानी एक ही दो घर आपको बड़ी दूर दूर आपको दिखाई देंगे। आशा करता हूं आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए, यानी कार्य के आधार पर नगरों का आपका विस्तार को अच्छे से समझाना है। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे, विश्व के प्रत्येक नगर को विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। प्रमुख प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रशासन सार या नगर, तो प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन शहर कहते हैं, यानी ऐसी गतिविधियां जहां पर ऐसे नगर जहां पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो आपके क्या प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। सरल भाषा में आप लिखिएगा प्रशासनिक नगर, जैसे देखिए नई दिल्ली भारत की राजधानी है, चंडीगढ़, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, प्रशासनिक नगर ऐसे नगर होते हैं जो राज्यों की राजधानी या देश की राजधानी होती है। आशा करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जिन नगरों में औद्योगिक गतिविधियां पाई जाती हैं औद्योगिक नगर कहलाते हैं। इनमें देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर इत्यादि आपके क्या महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं। अगला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे परिवहन नगर, ऐसे नगर जहां पर क्या परिवहन की गतिविधियां मुख्य रूप से होती रहती हैं वो नगर आपके परिवहन नगर के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर अत्यधिक व्यापार भी होगा, जैसे कांडला, बंदरगाह, कोच्चि, कोझिकोड, या आपके देखिए समुद्री मार्ग के द्वारा आपके व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने व लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। चौथा है आपका वाणिज्यिक नगर, तो वाणिज्यिक नगर क्या चीज़ है, व्यापार और वाणिज्य की विशिष्टता प्राप्त नगर को हम वाणिज्य नगर कहते हैं। जैसे देखिए कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि प्रमुख वाणिज्यिक नगर हैं। पांचवा है आपका खनन नगर, इन नगरों का विकास खनिज समृद्ध क्षेत्रों में हुआ है, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। तो खनन नगर ऐसे नगर जहां पर क्या खनन जैसी गतिविधियां प्राप्त होती हैं वह आपके खनन नगर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्षेत्र होते हैं खनन नगर जहां पर क्या आपके औद्योगिक खनिज पाए जाते हों, जहां पर खनिज संसाधन पाए जाएंगे, ऑटोमेटिक वह क्षेत्र आपका खनन नगर के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे गैरीसन नगर, इन नगरों का विकास ब्रिटिश शासनकाल में छावनी नगरों के रूप में हुआ, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि आपके कैसे गैरीसन नगर के अंतर्गत आते हैं। सातवां है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, इन नगरों का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए है, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, यानी ऐसे नगर जहां पर क्या धार्मिक गतिविधियां होती हैं वो आपके कैसे सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारे उदाहरण आपको देख रहे होंगे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। आठवां पॉइंट है आपका शैक्षिक नगर, ऐसे नगर जहां पर शिक्षा से संबंधित गतिविधियां होती हैं वो आपके शैक्षणिक नगर के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ इत्यादि आपके उदाहरण है। नौवां है आपका पर्यटन नगर, इन नगरों का विकास पर्यटन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे नैनीताल, यानी ऐसे नगर जहां पर पर्यटन संबंधी गतिविधियां होती हैं आपके पर्यटन नगर कहलाते हैं। पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, यानी जिस नगर में आप घूमने जाते हैं वही आपके क्या पर्यटन नगर कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।